नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 29 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का ऑनलाइन गेम्स से संबंधित। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल्स हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने से संबंधित कोई आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है। OTT पे तो आर्टिकल्स आए हैं, लेकिन आज एक अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आ ही गया ऑनलाइन गेम्स से संबंधित, जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, इस थीम पर आधारित है ये आर्टिकल। 2 आर्टिकल्स हम हिंदू के उठाएंगे। छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। एक तो इंडिया श्रीलंका के बीच फिशरमैन का इशू। बार बार जब भी इंडियन फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तब ये इशू आता ही आता है। फिर से आया है, डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे इंडिया ने कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, इसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। कोट आज का है, दूसरों के अंदर पोटेंशियल को ना देख पाना ये सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है। ये बात किसने बोली थी पता नहीं, एनोनिमस ने बोली थी, लेकिन अच्छी बात है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो डिसेबिलिटी से संबंधित। और मोटिवेशनल लाइन भी है। नीचे एक और मोटिवेशनल लाइन है जिमी डीन की, आई कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड। मैं हवा का रुख नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मैं हवा के अकॉर्डिंग ही सेल कर सकता हूं ताकि मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं। मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। देखो, एक आर्टिकल काबुल पर इन्फ्लुएंस से संबंधित है। इसमें देखो कहानियां हैं। ये जो IR के आर्टिकल है ना, ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पढ़ने में तो और भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें देखो अच्छा नहीं लगना ना। एग्जाम क्लियर करना है। अच्छा लगने से क्या होगा, जब एग्जाम में वो चीज़ यूजफुल नहीं होगी ज़्यादा। तो कभी भी मैं अच्छे पे ध्यान नहीं देता हूँ कि पढ़ने में क्या इंटरेस्टिंग लगेगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए चीज़ें। इसमें कहानियाँ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे तालिबान का रूल है। कतर जो कि गल्फ का एक कंट्री है। कतर ना पहले तो छोटा सा हुआ करता था, उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं थी, इतनी बड़ी पावर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कतर पावरफुल होता गया। पिछली बार जब तालिबान का रूल आया था ना अफगानिस्तान में, जब सऊदी अरेबिया, UAE इन देशों ने तालिबान के रूल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन आपने ध्यान दिया कि इस बार बिल्कुल ही जब तालिबान का रूल आया तो इनकी जो एक्टिविटीज़ थी ना सऊदी अरेबिया, UAE की, बिल्कुल रही नहीं। सारी जो नेगोशिएशंस हुई वो कतर में हुई। US के जो एनवॉय थे ना खलीलजाद, उनके बीच में और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में नेगोशिएशंस कहाँ पे हुई? कतर में हुई। कतर का बड़ा रोल रहा। कतर और टर्की आपस में बात भी कर रहे हैं अभी काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन देखो, फ्रीवे नहीं है इन देशों को, टर्की को, कतर को। अब UAE और सऊदी अरेबिया ये भी अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं, और इसीलिए OIC की मीटिंग हुई थी जिसमें सऊदी अरेबिया ने लीड रोल प्ले किया था, ताकि अफगानिस्तान के इशू पर चर्चा हो सके कि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाले हैं तो कैसे उन क्राइसिस से निपटा जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया और UAE पूरा रास्ता छोड़ देंगे कतर के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए। सऊदी अरेबिया और UAE ने अब कोशिश कर दी है, स्टार्ट कर दी है कि अफगानिस्तान पर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसे इस्टाब्लिश किया जाए, पहले की तरह जैसा पिछले रजीम के दौरान था। पूरा जो एरिया है ना सऊदी अरेबिया, ये कतर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये कहानियां हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन GS में नहीं आने वाला है इस इशू पर, लेकिन फिर भी ब्रीफ में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। IR के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, आमतौर पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद आते हैं। एक लगता है कि हमने कुछ डिस्कस किया, लेकिन बात वही है। देखो, पसंद नापसंद से कुछ मैटर नहीं करता। एक ही चीज़ मैटर करती है, एग्जाम क्लियर करना। पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑनलाइन गेम्स के रेगुलेशन से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी ने कई सारे एस्पेक्ट्स में ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स को प्रभावित किया है। OTT पर तो काफ़ी चर्चा हुई है, जैसे Amazon, Netflix, इन पर कितनी सारी मूवीज़ आने लगी हैं। पहले तो मूवीज़ सारी PVR में, सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ होती थी, लेकिन आजकल इस महामारी के समय में ज़्यादातर जो मूवीज़ हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होती हैं। लेकिन देखो, ऑनलाइन गेमिंग ने किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स की लाइफ को प्रभावित किया है, इस इशू पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। कोविड-19 से पहले और अब के समय को अगर कंपेयर करें तो ऑनलाइन गेमिंग जो है, लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग पर 65% ज़्यादा टाइम बिताया है। अगर हम कंपेयर करें कोविड-19 के पहले के समय से अभी के समय को,
43 करोड़ जो लोग हैं हमारे देश में वो वर्चुअल गेमिंग पर यानी ऑनलाइन गेम्स पर टाइम स्पेंड करते हैं। देखो जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं ना, उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ई स्पोर्ट्स की। जैसे देखो क्रिकेट, फुटबॉल, ये फिजिकली खेले जाते हैं, लेकिन इनको वर्चुअली खेलना, पुराने समय में तो आप वीडियो गेम्स की शॉप्स में जाके, आप तो नहीं मतलब बच्चे जो हैं वीडियो गेम्स की शॉप्स में जाके गेम खेलते थे, लेकिन आजकल ये गेम्स आसानी से घरों में भी खेले जा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्रिकेट खेलना, ऑनलाइन फुटबॉल खेलना, ये है ई स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को आप वर्चुअली प्ले कर रहे हो। दूसरी कैटेगरी के गेम्स हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, जैसे देखो एक एप्लीकेशन है ड्रीम 11। मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है, 2 पर्सन हैं एक्स और वाई। एक्स अपनी टीम चूज करता है, एक्स ने दोनों टीमें से कोई भी 5 प्लेयर चूज कर लिए और वाई ने भी कोई भी 5 प्लेयर चूज कर लिए। अब जब देखो रियल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा ना, तो देखा जाएगा एक्स ने जो 5 प्लेयर्स चूज किए हैं उन्होंने कितने रन बनाए हैं, वाई ने जो 5 प्लेयर्स चूज किए हैं उन्होंने कितने रन बनाए हैं। तो जो जिसने ज़्यादा रन बनाए होंगे एक्स या वाई के प्लेयर्स में से, वो पर्सन जीत जाएगा। समझ गए? अगर एक्स के 5 प्लेयर्स ने ज़्यादा रन बनाए हैं तो एक्स जीत जाएगा, वाई के प्लेयर्स ने ज़्यादा रन बनाए हैं तो वाई जीत जाएगा। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया फैंटेसी स्पोर्ट्स का। इसमें देखो गेम तो रियल में होता है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, रियल प्लेयर्स के बीच में हुआ, लेकिन आपने अपनी मनपसंद टीम चूज कर ली और उसके आधार पर तय होगा कि आपने जो टीम चूज की है, आपने जो प्लेयर्स चूज किए हैं, उन्होंने रियल में कितने रन बनाए हैं, उसके बेस पे यह तय होता है कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है ऑनलाइन कैजुअल गेम्स। अब देखो ऑनलाइन कैजुअल गेम्स में तो जैसे लूडो हो गया ऑनलाइन, या फिर चेस हो गया, इसमें दोनों तरह के गेम शामिल हैं, स्किल बेस्ड भी और लक बेस्ड भी। अब देखो जैसे चेस है, ऑनलाइन आप चेस खेलते हो, ये तो स्किल बेस्ड है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई गेम है जिसमें आप कोई डाइस जो है उसको मूव करते हो और ये आपके हाथ में नहीं है, उस डाइस में 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये टोटली लक बेस्ड है। तो लक बेस्ड गेम्स भी हैं ऑनलाइन कैजुअल गेम्स में और स्किल बेस्ड गेम्स भी हैं। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में ऑनलाइन गेम्स को हमने डिवाइड करके डिस्कस किया। देखो वैसे ये पूरी जो ऑनलाइन गेम्स की इंडस्ट्री है ना, फल फूल रही है। जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा लोग ऑनलाइन गेम्स को प्ले कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इन ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म अभी भी हमारे देश में नहीं है। कोई कॉम्प्रिहेंसिव कानून ऐसा नहीं है जो इन ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करता हो। और चूंकि देखो इन ऑनलाइन गेम्स में अब यूजर्स पैसा जीतते हैं, हारते हैं, मतलब बहुत सारे गेम्स आपने देखे होंगे जिसमें यूजर्स जो हैं पैसा जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं। तो सरकार में ये भी डिबेट चल रही है कि टैक्स कितना लगाया जाए। क्या सभी ऑनलाइन गेम्स जिसमें यूजर्स पैसा जीतते हैं उन सब पर सेम टैक्स लगाया जाए, या फिर जो स्किल वाले गेम्स हैं उन पर सरकार कम टैक्स लगाए और जो चांस वाले गेम्स हैं उन पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाए। जैसे स्किल वाले गेम्स पर 18% और चांस वाले गेम्स पर 28%। ये पॉइंट आगे आएगा भी। अगर देखो हम करंट स्टेटस की बात करें ना, अभी हमारे देश में कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि कानून बिल्कुल है ही नहीं। देखो ये बैटिंग, गैम्बलिंग, ये ना स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट कानून बना सकता है इन इशू पर। हमारे देश में, पूरे देश में अगर गोवा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन, इनको हम छोड़ देना तो हमारे देश में बाकी सभी राज्यों में किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग, बैटिंग पर बैन है। मतलब चांस वाले गेम्स पर पूरी तरह से हमारे देश में बैन है। जैसे कैसीनोज आपको नहीं देखने को मिलेंगे, गोवा में देखने को मिलेंगे, सिक्किम में देखने को मिलेंगे और दमन में देखने को मिलेंगे। बाकी पूरे भारत में किसी भी दूसरे राज्य में या फिर यूटी में आपको कैसीनोज नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें ये गेम ऑफ चांस है, सिर्फ लक पे डिपेंड करता है कि आप जीत रहे हो या फिर हार रहे हो, इसमें कोई भी स्किल का यूज नहीं है। उसी प्रकार से असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इन राज्यों में देखो गेम ऑफ स्किल्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। पिछले दिनों तो लूडो भी कंट्रोवर्सी में आ गया था कि लूडो गेम बाय चांस है या फिर गेम बाय स्किल है। इस पर भी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी।
और देखो लीगल पोजीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात सच है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन ऑनलाइन गेम्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं। दिन में वो 6 से लेके 8 घंटों के बीच ऑनलाइन गेम्स पर बिताते हैं। इस वजह से उनकी जो आंखें हैं, आई साइट कमज़ोर हो रही हैं। इतना सारा समय ऑनलाइन गेम्स पर बिताने के बाद अगर बच्चे हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फैमिली के साथ बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है, रियल लाइफ में दोस्त नहीं बन पाते, फिर बाद में अकेलापन आता है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन पाती। पेरेंट्स बेचारे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, कम से कम गेम्स खेलें, लेकिन बच्चों को रोक पाना बहुत मुश्किल साबित होता है। और महामारी की वजह से स्क्रीन टाइम जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। बहुत बार देखो प्राइवेसी इश्यूज भी जो यंग चिल्ड्रन है वो फेस करते हैं, जैसे ऑनलाइन गेम्स प्ले करते वक्त उन्होंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली, बाद में उस इन्फॉर्मेशन की सहायता से उन्हें डराया धमकाया जाता है, ऑनलाइन बुलिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब देखो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो है लेकिन नुकसान ज़्यादा है। इसी वजह से देखो इन ऑनलाइन गेम्स को अच्छे से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जब देखो जो कैसीनोज हैं उनमें एज के आधार पर एंट्री होती है, आप इस एज के हो, पर्टिकुलर एज के, तभी आप कैसीनोज में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ऑनलाइन गेम्स में एज के आधार पर एंट्री क्यों ना हो, आप बताइए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। ऑनलाइन गेम्स वाले बोल सकते हैं आप अपना आधार कार्ड लाइए तभी हम आपको ये गेम खेलने देंगे, अदरवाइज नहीं। तो आधार कार्ड से एज वेरीफाई की जा सकती है ऑनलाइन गेम्स प्ले करने के लिए। जैसे देखो चाइना में हाल ही में एक रूल आया था कि वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चाइनीज़ स्टेट मीडिया ने ऑनलाइन गेम्स को करार दिया है ओपियम ऑफ माइंड, यानी माइंड को नशा हो जाता है जब वो ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की थी हमारे देश में कुछ समय पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप पेरेंट्स और टीचर्स को बताइए कि वो बच्चों को किस प्रकार से एजुकेट करें ऑनलाइन गेम्स के बारे में। डूज एंड डोंट्स की एक एडवाइजरी जारी की थी सेंटर ने स्टेट्स को, और स्टेट्स ने फर्दर वो एडवाइजरी फिर पेरेंट्स और टीचर्स को दी। देखो वैसे ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो, जैसा हमने डिस्कस किया, काफ़ी फल फूल रही है और 2025 आते आते 29,000 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट करेगी और 65.7 करोड़ यूजर होंगे इस इंडस्ट्री के। काफ़ी सारी जॉब्स जनरेट होंगी, 15,000। तो पूरी तरह से बैन तो नहीं लगाया जा सकता इस इंडस्ट्री पर, लेकिन रेगुलेट जरूर करना चाहिए सरकार को। रेगुलेट करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे देखो एक गेमिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे तो इन गेम्स को बोला जाए कि आप सेल्फ रेगुलेट करो, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स अपने आप को अभी तक फिलहाल सेल्फ रेगुलेट करते हैं। हालांकि कुछ गाइडलाइंस पहले आई थी जिन पर कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी। तो सेल्फ रेगुलेशन इनका हो सकता है ऑनलाइन गेम्स का, लेकिन इसके साथ साथ सरकार एक गेमिंग अथॉरिटी बना दे। ये जो अथॉरिटी हो ना, इसका काम हो हमारे देश में ऑनलाइन गेम्स के ऑपरेशंस को मॉनिटर करना, सोसाइटल इश्यूज को प्रिवेंट करना और ऑनलाइन गेम्स को क्लासीफाई करना कि कैसा गेम है, स्किल वाला गेम है या फिर चांस वाला गेम है। प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और अगर ऑनलाइन गेम्स में कुछ क्राइम हो रहा है, इलेगलिटी हो रही है तो उससे निपटना। ये सारे काम होंगे उस गेमिंग अथॉरिटी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। इसके साथ साथ देखो और कुछ चीज़ें, जैसे जो यूजर्स हैं उनकी KYC हो सकती है, जैसे बैंक करते हैं, नो योर कस्टमर। प्रॉपर आधार और OTP वेरिफिकेशन के बाद ही यूजर को ऑनलाइन गेम खेलने दिया जाए, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा ये ऑनलाइन गेम्स वाली कंपनीज जो हैं वो अपने यूजर्स को प्रॉपरली एजुकेट करें कि आप लगातार इतने घंटे गेम खेलोगे तो ये रिस्क है, कैसे आप उस रिस्क से बच सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज बताएं। जैसे लिखा होता है स्मोकिंग की डब्बी पर कि सिगरेट पीना अपराध नहीं, क्या लिखा होता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स की एनोनिमिटी होती है ना, कि पता नहीं लगता, जैसे टेलीग्राम में भी अजीब से नाम कई बार हो जाते हैं यूजर्स के, कुछ भी ले लेते हैं वो मर्जी से, पता नहीं लगता कौन है, अज्ञात व्यक्ति। तो ये एनोनिमिटी खत्म होनी चाहिए। वैसे देखो ये चीज़ अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। अभी तो राइटर बोले कि प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, अगर कोई अपना रियल नाम
यूज़ करेगा तो सबको पता लग जाएगा ना। मतलब बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा दोनों चीज़ों के बीच में, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में। एक प्रॉपर ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म भी हर एक ऑनलाइन गेम का होना चाहिए, ताकि यूजर्स को जो भी शिकायत है वो अपनी शिकायत को दर्ज करवा सके। ये कुछ सजेशंस राइटर देते हैं अपनी तरफ से कि ऑनलाइन गेम्स को किस प्रकार से रेगुलेट किया जा सकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के बीच फिशरमैन इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आप मैप देखिए, ये ऊपर इंडिया है, नीचे श्रीलंका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच ये लाल कलर की जो है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है दोनों देशों के बीच। ये जो एरिया है ना, ये है पाक बे एरिया, और ये नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार। हमारा आज का जो आर्टिकल है ना वो इसी एरिया पे बेस्ड है, पाक बे एरिया पर। यहाँ पर देखो, ये है पूरा पाक बे एरिया, जैसे बे ऑफ बंगाल है उसी प्रकार से ये पाक बे है। यहाँ पे इंडिया के जो फिशरमैन है ना, मछली पकड़ने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके थोड़ा आगे चले जाते हैं। ये लाल कलर की जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको क्रॉस करके वो थोड़ा आगे चले जाते हैं, जिस वजह से श्रीलंकन नेवी के द्वारा उनको बहुत बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत बार उनकी जो बोट्स हैं वो इंपाउंड कर ली जाती हैं। बहुत बार फायरिंग भी की जाती है, जिसकी वजह से फिशरमैन की डेथ भी हो जाती है। और अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हुआ ये है, 18 से 20 दिसंबर के बीच 68 जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको श्रीलंका की नेवी ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो फिशरमैन थे मेनली तमिलनाडु के रामनाथपुरम और पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट से थे। 10 बोट्स को भी इंपाउंड कर लिया गया श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो देखो, हम ना बेसिक्स से इस डिस्प्यूट को डिस्कस करते हैं। ये जो पाक बे एरिया है ना, ये मैरीन रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। 580 मछलियों की स्पीसीज यहाँ पर पाक बे एरिया में मिलती हैं। वैसे इस डिस्प्यूट की स्टार्टिंग तो काफ़ी पहले ही हो गई थी, अक्टूबर 1921 में। उस समय श्रीलंका में सिलोन गवर्नमेंट हुआ करती थी अलग से। हालांकि श्रीलंका भी ब्रिटिशर्स के अधीन था, लेकिन गवर्नमेंट अलग थी, इंडिया के साथ गवर्नमेंट जुड़ी हुई नहीं थी। और मद्रास में आपको पता है अलग से प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत मद्रास प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री का कोई समाधान नहीं निकल सका था कि बाउंड्री होनी क्या चाहिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री का समाधान निकला देखो मिड 1970s में, 1974 में। उस समय इंडिया और श्रीलंका दोनों देशों ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को लेके एक एग्रीमेंट साइन किया। बट देखो एग्रीमेंट में क्या हुआ, एक कच्चा तीवू जो आइलैंड था ना, ये देखो यहाँ पे ये छोटा सा आइलैंड है कच्चा तीवू, जिसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। ये आइलैंड इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया। इंदिरा गांधी ने कहा था, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये जो रोक है, आइलैंड है, ये कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का नहीं है। लेकिन देखो एक समय में ये जो एरिया है ना, राइटर के अनुसार ये राजा ऑफ रामनाथपुरम के जमींदारी राइट्स के अंतर्गत आता था। कायदे से ये आइलैंड इंडिया के पास होना चाहिए। अब आपके मन में आया होगा, अगर देखो इस आइलैंड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर इसको लेके हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। देखो इस आइलैंड के आसपास ना मछलियों के काफ़ी डाइवर्स रिसोर्स हैं। ये आइलैंड हमने दे दिया श्रीलंका को, इसका मतलब अब हम इस आइलैंड पे नहीं जा सकते। हालांकि रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इसलिए श्रीलंका थोड़े बहुत इंडियंस को जाने देता है। कच्चा तीवू आइलैंड पर एक कोटा बना हुआ है, लेकिन मछलियां पकड़ने के लिए अब इस आइलैंड के आसपास इंडियन जो फिशरमैन है वो नहीं जा सकते। यही तो शिकायत है तमिल फिशरमैन की। वो कहते हैं ये आइलैंड पहले इंडिया के पास हुआ करता था, 1974 से पहले हम इस आइलैंड के आसपास जाते थे, आइलैंड पर रुकते भी थे, लेकिन सरकार ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। अब हम इस पर नहीं जा सकते, तो सरकार जो है श्रीलंका से ये आइलैंड वापस ले। अब वापस लेना पॉसिबल है नहीं। देखो वैसे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार इंडियन जो फिशरमैन है ना, वो इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके आगे जाते क्यों हैं। इसका देखो सिंपल रीज़न ये है, क्योंकि श्रीलंका की साइड जो मैरीन रिसोर्सेज है ना ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे ज़्यादा संख्या में फिशेस मिल जाती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में फिशेस मिल जाती हैं,
इसलिए इंडियन फिशरमैन जो है वो इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके आगे जाते हैं, मतलब रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरीन रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं। बट दिक्कत ये है, जो इंडियन फिशरमैन है ना, वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉलर्स की सहायता से जब फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते हैं ना, तो नुकसान ये होता है, मछलियों के छोटे छोटे बच्चे, अंडे, सब कुछ जाल में आ जाता है। ट्रॉलर्स को यूज़ करने की जो प्रैक्टिस है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पे ट्रॉलर्स बैन है, और ना ही श्रीलंका के फिशरमैन इतने रिच हैं कि वो ज़्यादा भारी भरकम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सके मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो श्रीलंका के फिशरमैन की शिकायत ये है कि भैया आप यहाँ पे ट्रॉलर्स लेके आते हो, सारी जो मछलियाँ हैं हमारे साइड में ऐसे तो ख़त्म हो जाएंगी। समझ रहे हो, उनकी भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं। और देखो, जब श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था ना 2009 से पहले, तो जाफना वगैरह में जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगहों पर चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे सिविल वार चल रहा था। तो इंडियन फिशरमैन को ज़्यादा दिक्कत आती नहीं थी, क्योंकि जो श्रीलंकन तमिल फिशरमैन है वो तो यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के नहीं आते थे, क्योंकि सिविल वार की वजह से वो डिस्प्लेस हो चुके थे। लेकिन जैसे ही सिविल वार ख़त्म हुआ ना 2009 में, जो श्रीलंकन फिशरमैन है ना वापस जाफना में आके रहने लगे, नॉर्दर्न श्रीलंका में रहने लगे। तो फिर वो मछलियाँ पकड़ने जाते, उन्हें मछलियाँ मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि तमिल फिशरमैन वहाँ से ट्रॉलर्स का इस्तेमाल लेके मछलियाँ ले जाते पकड़ के, तो उनके लिए श्रीलंकन फिशरमैन के लिए रिसोर्स नहीं बचता। तो अब लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है, इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ऐसे तो देखो बार बार इंडियन फिशरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है श्रीलंकन नेवी के द्वारा, बहुत बार किलिंग्स भी होती हैं। कैसे इस प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाए? कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं कोई एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे चीज़ों को रेगुलेट करे, ताकि इंडियन फिशरमैन आगे जा ही ना सके, और पूरा न्यूट्रल ढंग से इस पूरे एरिया को रेगुलेट किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो इंडियन फिशरमैन है ना वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल ना करें। अगर देखो सिंपल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे तो श्रीलंकन फिशरमैन को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रॉलर्स की जो प्रैक्टिस है ना वो सस्टेनेबल नहीं है। ये वही बात है कि आप मुर्गी को ही मार रहे हो बजाय इसके कि डेली मुर्गी से एक अंडा लो। इसके अलावा सरकार 2017 से ही डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है, लेकिन देखो इसके डिजायर्ड रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। डीप सी फिशिंग कर नहीं रहे हैं मछुआरे अभी भी, क्योंकि सरकार ने जो स्कीम चलाई है ना वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। मतलब कि डीप सी फिशिंग जब करने जाते हैं ना मछुआरे, तो एक यात्रा के दौरान, मतलब वो अपनी बोट लेके निकले, समय ज़्यादा लगता है उन्हें जाने में वापस आने में, दूसरा उनका खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो सरकार के जो इंसेंटिव है ना वो उतने ज़्यादा नहीं है कि फिशरमैन डीप सी फिशिंग को चूज करें। तो इसलिए एक्सपर्ट्स ने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं, जैसे सी वीड कल्टिवेशन को प्रमोट करें ताकि फिशरमैन को एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का सोर्स मिले, ओपन सी केज कल्टिवेशन, सी वीड कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग, सी ओशन रेंचिंग, ये सारी प्रैक्टिसेस भी सरकार को प्रमोट करनी चाहिए, ताकि फिशरमैन को मछलियाँ पकड़ने के अलावा भी दूसरे जो सोर्सेज हैं ना लाइवलीहुड के वो अवेल हो सकें। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसी प्रकार से फिशरी सेक्टर में भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें। जैसे डीप सी फिशिंग इसको नहीं करनी आती किसी को, तो उसको बताया जाए कितने इसके फ़ायदे होते हैं। ये जो स्ट्रेटजीज़ हमने डिस्कस की इनको आपस में शेयर करें। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होती हैं, और फिशरमैन के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं। इस प्रकार से अगर फिशरी सेक्टर में भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाएंगी। लेकिन देखो ये सब काम तब होंगे जब एक तो जनता की तरफ से प्रेशर आएगा और सरकार की तरफ से पॉलिटिकल विल होगी। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इंडिया श्रीलंकन फिशरमैन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट में छोटा सा आर्टिकल है एंटी डंपिंग ड्यूटी से संबंधित। इसे देखो आप जीएस पेपर 3 में जो इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट है ना वहाँ से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट क्या कंटेक्स्ट है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आपको पता है ना IRS 2 टाइप के होते हैं, आपका सिलेक्शन होगा। टॉप वाले तो IAS, IPS, IFS ये तीनों लेते हैं, फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद ज़्यादातर जो लोग हैं ना
वो IRS प्रेफर करते हैं। IRS फाइनेंस मिनिस्ट्री में ना दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स वाले, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स हैं, वो हैं IRS IT। और दूसरे टाइप के IRS होते हैं ये वाले CBIC वाले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST। पहले तो कई प्रकार के हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अब एक ही हो गया है GST। कस्टम अलग है, मतलब GST से अलग है, अदरवाइज GST और कस्टम एक ही IRS के अंडर आते हैं। कभी उसको GST वाले डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, कभी कस्टम वाले डिपार्टमेंट में। खैर ये तो वैसे ही इंफॉर्मेशन थी। हमारा इशू ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने ना एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की है चाइना से इंपोर्ट होने वाले 5 प्रोडक्ट्स पर। कौन कौन से ये प्रोडक्ट्स हैं? जैसे देखो, स्पेसिफिक फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स फॉर सोलर मॉड्यूल्स, सिलिकॉन सीलेंट्स जो यूज़ होते हैं सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स में। कुछ केमिकल्स पर ड्यूटी लगाई गई है, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है किसी सरकार के द्वारा? जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, चाइना में मान लीजिए एक पेन बिक रहा है, कोई स्पेसिफिक पेन है, वो बिक रहा है 10 रुपए का, लेकिन चाइना के जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो पेन इंडिया को बेच रहे हैं, इंडियन कंपनीज को 4 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब चाइना में जो प्रोडक्ट्स आसानी से 10 रुपए का बिक रहा है, उसे इंडिया को 4 रुपए में भेजना। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर उस माल को इंडिया में डंप करना चाहते हैं। अब डंप करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास माल एक्सेस में हो सकता है कि वो अभी इंडियन कंपनीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब फ्यूचर में जब सारी पेन की कंपनीज फेल हो जाएंगी, तब वो चाइनीज पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में मोनोपोली स्टैब्लिश करेगी और तब अपनी मर्जी से पेन के रेट इंडिया में डिसाइड करेगी। डंपिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन देखो चाइनीज कंपनीज अपना माल इंडिया में जब करेंगी तो इंडियन लोकल कंपनीज को तो नुकसान होगा ना। पूरी मार्केट ही उन्होंने तबाह कर दी। पेन का एग्जाम्पल तो चलो वैसा हो गया, काफ़ी सारे ब्रांड होते हैं पेन के। स्टील मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए चाइना में स्टील की जो कीमत है ना, उससे कम कीमत पर चाइनीज कंपनीज इंडिया में स्टील को डंप कर रही हैं, तो हमारी लोकल जो स्टील कंपनीज हैं वो तो डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आगे बढ़ेंगी ना। तो लोकल कंपनीज को बचाने के लिए ना सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है कि चाइनीज कंपनीज इंडिया में अपने माल को डंप ना कर सकें। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब जैसे स्टील चाइनीज कंपनीज इंडिया में सस्ता भेज रही थी, उन पे 100% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, तो चाइनीज कंपनी का जो माल है इंडिया में डबल रेट पे बिकेगा और डोमेस्टिक कंपनीज को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। आर्टिकल में ये कहा जाता है, ये देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना WTO के प्रोविजंस के अनुसार ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और चाइना से इंपोर्ट होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर फरवरी 2020 के बाद इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है, ऑलमोस्ट 90 प्रोडक्ट्स पर। लेकिन बावजूद इसके देखो जो ट्रेड डेफिसिट है ना इंडिया और चाइना के बीच, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी इतना सारा माल हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट चाइना को कम करते हैं। तो हमें देखो इस पर ध्यान देना होगा ताकि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है नई नई इनोवेशन लेके आए, लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूत करें और चाइनीज़ कंपनीज़ का मुकाबला कर पाए। ना सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ का, बल्कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये भी आज के समय में इंडिया के कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इंडिया को ना हमारे मैन्युफैक्चरर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, एम्पावर करना होगा, तभी हम चाइना जैसे देशों का मुकाबला कर पाएंगे। ना सिर्फ मतलब ट्रेड डेफिसिट कम कर पाएंगे, बल्कि जिन देशों में चाइना अपना माल एक्सपोर्ट करता है ना, फॉर एग्जांपल USA, वहाँ पर हम चाइनीज़ माल के बजाय, मतलब वो चाइनीज़ माल के बजाय इंडिया का माल खरीदना पसंद करेंगे अगर सेम क्वालिटी का माल इंडिया दे पाता है। क्वालिटी मतलब चाइनीज़ क्वालिटी पर तो क्वेश्चंस रेज होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस आप मान लीजिए सिंपल शब्दों में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एंटी डंपिंग ड्यूटी से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।